नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को सोयाबीन के बारे में जानकारी दी थी कि हमें सोयाबीन का बीज खरीदते टाइम और उसको बोते टाइम हमें क्या-क्या सावधानी रखना चाहिए। साथियों, आज मैं जिन किसान मित्रों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए एक बार और बता दूं कि यदि आप लोग कहीं से भी बीज खरीद कर लाते हैं, महंगा सस्ता जो भी बीज आपको मिलता है आप लोग लेते हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं एक गलती कर देते हैं कि हम हमारे बहुत सारे किसान मित्र उस बीज का अंकुरण टेस्ट नहीं करते हैं। तो साथियों, आप उसको उपचारित करने के बाद थोड़ा-सा उसका अंकुरण टेस्ट यदि कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। साथियों, यदि सोयाबीन हमने खरीद कर लाए और हमने खेत में बो दिया और हमारा सोयाबीन नहीं उगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हमारे किसान मित्रों को। फिर आनन-फानन में जो भी बीज रहता है वही लगाते हैं। जो भी उन्नत बीज है, अच्छी क्वालिटी का बीज आप लोग लगाएँ ताकि हम अच्छा सा उत्पादन ले सकें। साथियों, मैं इस वीडियो में 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाला है। आपको मैं जानकारी दूँगा कि आपको सोयाबीन का अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, हम जब भी सोयाबीन खरीद कर लाते हैं, लगाते हैं तो सबसे पहले तो उसका अंकुरण टेस्ट कर लें। दूसरी चीज़ है कि उसका जो है बीज दर ज़रूर मेंटेन करें, उसकी दूरी ज़रूर मेंटेन करें, तभी अच्छा उत्पादन आएगा। साथियों, ये वीडियो आप पूरा यदि देखते हैं तो आपको मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको सोयाबीन के बारे में किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सोयाबीन की खेती करता हूँ और काफ़ी शानदार उत्पादन लेता हूँ। आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो, बहुत सारे वीडियो डाले हैं चैनल पे, आप लोगों ने देखे भी हैं और आप लोगों को लाभ भी हुआ होगा। तो साथियों, इस वीडियो में मैं सोयाबीन में बेसल डोज की बात करूंगा कि हमें सोयाबीन में बेसल डोज क्या रखना चाहिए, क्योंकि साथियों बाद में यदि हम सोयाबीन में ऊपर से कुछ भी डालते हैं तो इतना ज़्यादा लाभ हमें होता नहीं है। बाद में तो सिर्फ हमें फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह और कोई सा जो रोग लगता है उसका उपचार करना रहता है। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका जो रहती है सोयाबीन में बेसल डोज की रहती है। बेसल डोज में मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो फिर फास्फोरस की पूर्ति हमारे सोयाबीन में अच्छे से हो जाती है। तो दोस्तों, हमें सिंगल सुपर फास्फेट 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से, जो कि मैं डालता हूँ, लोग क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, मैं मेरे हिसाब से मेरी खेती में जो करता हूँ और आप लोगों ने मेरी फसल देखी भी है और इस बार भी देखेंगे। तो दोस्तों, मैं 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट डालता हूँ, 30 किलो पोटाश डालता हूँ और 4 किलो सल्फर डालता हूँ। सल्फर दोस्तों सोयाबीन की फसल में नहीं, बाकी की जो दलहनी फसलें रहती है सभी में जो है तिलहनी फसलों में जो सल्फर रहता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो दोस्तों, सल्फर यदि आप बेसल डोज में ही जो है मिला देते हैं तो अच्छा रहता है, और यदि आप किसी कारण से सल्फर को बेसल डोज में नहीं मिला पाए हैं तो फिर सल्फर हम दूसरे रूप में वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर्स के रूप में भी दे सकते हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि हमें कैसे कब डालना चाहिए। तो दोस्तों, 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 30 किलो पोटास, यदि आप पहले ही जब हम खेत की तैयारी करते हैं और जब हम हमारी लास्ट बखरनी करते हैं उससे पहले यदि आप डाल देते हैं ज़मीन में तो काफ़ी शानदार रहता है। जो जैसा कि मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, आपको मैं उसका एक वीडियो कंप्लीट भी दे दूँगा बनाते हुए डालते हुए। दोस्तों, अभी मैंने भी नहीं डाला है लेकिन मैं 1-2 दिन में डालने वाला हूँ, तो आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर दे दूँगा उसका। और यदि किसी कारण से आप जो है सिंगल सुपर फास्फेट नहीं डाल पा रहे हैं तो फिर आपको सोयाबीन में डीएपी मिलाकर बोना चाहिए। यदि 12-32-16 मिलता है तो फिर हमें उसमें एक तत्व और एक्स्ट्रा मिल जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। साथियों, यदि 12-32-16 आपको किसी कारण से नहीं भी मिल पा रहा है तो फिर आप डीएपी ले सकते हैं, क्योंकि डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस है। तो नाइट्रोजन हमारे सोयाबीन के जो है पौधे को उस टाइम चाहिए जिस टाइम वो छोटा रहता है। बाद में तो फिर जब सोयाबीन का पौधा बड़ा होता जाता है तो फिर नाइट्रोजन वो खुद बनाने लगता है। तो फिर बाद में बहुत सारे हमारे किसान मित्र सोयाबीन में ऊपर से जो है यूरिया का छिड़काव करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो फास्फोरस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पहले से। तो आप, मेरे बहुत सारे किसान मित्रों के कुछ सवाल भी थे कि साहब यदि हम सोयाबीन में बोनी करते टाइम यदि खाद मिलाते हैं तो हमारे अंकुरण में कोई फ़र्क पड़ता है या सोयाबीन हमारा ठीक से नहीं उगता है। लेकिन ये तो कहीं न कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा सोयाबीन में डीएपी मिलाकर बोता हूँ। यदि 12-32-16 मिलता है तो 12-32-16 मिलाता हूँ, या फिर 12-32-16 अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर डीएपी मिलाता हूँ। तो साथियों, उससे आप दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए, यदि सोयाबीन आपका ठीक है, आपने अंकुरण टेस्ट पहले से कर लिया है, तो फिर आप डीएपी मिलाते हैं तो आपका सोयाबीन की बोनी ख़राब नहीं होती है। ये चीज़ें, यदि सोयाबीन की बोनी डीएपी मिलाने से ख़राब होती है तो आपने मेरी चैनल पे जो पिछले वीडियो डले हैं उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी है, सोयाबीन में डीएपी मिलाते हुए भी बिल्कुल आपको दिखाया था। तो ऐसा यदि होता तो फिर कोई भी किसान क्यों करता कि भाई बोनी ख़राब होती है, उसके कोई वो तो कारण है नहीं। तो इसलिए आपका सोयाबीन का बीज अगर ठीक है और आपने अंकुरण टेस्ट पहले से करके रखा है तो फिर आपको जो है डीएपी मिलाने से कोई आपकी बोनी ख़राब नहीं होती है और काफ़ी शानदार रहता है, क्योंकि जो हमारे फास्फोरस की जो मात्रा रहती है वो सोयाबीन में बिल्कुल जड़ क्षेत्र में मिलती है और उससे काफ़ी शानदार लाभ होता है आखिरी टाइम तक, क्योंकि सोयाबीन
सोयाबीन को शुरुआत से लेकर के 90-95 दिन तक फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, ये बात हमें समझना पड़ेगी। क्योंकि हम जो लागत लगा रहे हैं सोयाबीन में, वो यदि तरीके से लगाई जाए तो उसका लाभ मिलता है। अन्यथा मैंने देखा बहुत सारे किसान मित्र डीएपी और यूरिया मिला करके और ऊपर से छिड़काव करते हैं। तो दोस्तों ये तो एक पैसा बर्बाद करने वाली बात है, क्योंकि डीएपी जब तक जड़ क्षेत्र में या ज़मीन में नहीं मिलेगा तब तक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसलिए आपको डीएपी अगर डालना है तो आप या तो सोयाबीन में मिलाकर डाल सकते हैं, या फिर आप बेसल डोज में उसको ज़मीन में छिड़काव के माध्यम से ऊपर से उसकी बखरनी करके और ज़मीन में मिला सकते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। वरना डीएपी हमें ऊपर से सोयाबीन में नहीं डालना चाहिए। दोस्तों बात आती है कि सोयाबीन में अच्छा उत्पादन लेने के लिए मैं क्या क्या करता हूं। तो ये बेसल डोज मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो है हमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो इल्लियाँ रहती है वो काफ़ी रात या 2 रात में या 2 दिन में पूरी तरह से नुकसान कर देती है। तो हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। सोयाबीन में एक फंगीसाइड की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो कि हमारे बहुत सारे किसान मित्र उसको इग्नोर कर देते हैं। फंगीसाइड साथियों मैं मेरे सोयाबीन में की फसल में 2 बार इस्तेमाल करता हूँ। एक बार जब फल फूल नहीं आते हैं, फूल आने के भी मतलब 8 दिन पहले की स्थिति मान सकते हैं कि 8 दिन बाद सोयाबीन में फूल आएंगे, तब मैं एक बार फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लेता हूं। और दोस्तों दूसरी बार जब सोयाबीन में मैं फंगीसाइड डालता हूं तो उस टाइम पे जब हमारे करे बन जाते हैं और कहीं कहीं फलियां बनना स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे मैं फंगीसाइड का इस्तेमाल करता हूं, जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखे भी हैं। जिन किसान मित्रों ने नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ सोयाबीन में रहता नहीं है, बस यही चीज़ें हैं। यदि आप टाइम टू टाइम करते हैं तो आपका उत्पादन काफ़ी शानदार आएगा। दोस्तों मैंने बताया था कि दूरी हमें कैसे मेंटेन करनी चाहिए। मेरे वीडियो आपने पिछले देखे भी हैं। मैं बिल्कुल 16 इंच पे लगाता हूं। आप लोगों से भी मैं जो किसान मित्र हमारे 16 इंच पे सेटिंग कर सकते हैं वो करें, या जो नहीं कर सकते हैं वो कम से कम 14 इंच पे तो ज़रूर आपकी मशीन की सेटिंग करें, ताकि हमारे सोयाबीन को प्रॉपर स्पेस मिले, ताकि वो फैले थोड़ा और उसमें ब्रांचिंग अच्छी हो और फलियाँ अच्छे से आए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं सोयाबीन में। यदि आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं तो आपको काफ़ी शानदार इसका लाभ होने वाला है। बाकी के वीडियो में आप लोगों को हर पल जैसी फसल रहेगी, जिस टाइम पे जो आवश्यकता रहेगी, जो बीमारियां आएगी सोयाबीन में और जो उसका उपचार करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको मेरे वीडियो में के माध्यम से बताता रहूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये थी एक छोटी सी जानकारी। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।